हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मेरा टॉपिक है हाउस वाइफ या जो मदर्स हैं या जो जॉब करने वाली महिला अभ्यर्थी हैं वो कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर कैसे अपने आप को एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें ताकि वो अपने गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। तो इसके लिए मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और एक 8 साल की बच्चे की माँ हूँ, जिसके साथ मैं अपनी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। और रीट में मैंने पात्रता परीक्षा में 80% से ऊपर अभी मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की हो या रीट की हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये वाली जो वीडियो है आपको सबको यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए खुद के एक 10 पॉइंट्स तैयार करे हैं, या मेरे जो 10 बिंदु हैं जिनको पे रहते हुए हम एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाउस वाइफ हैं या मदर्स हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें। तो अगर इन बिंदुओं को हम फॉलो करेंगे ना, तो आराम से हम अपना टाइम भी निकाल पाएंगे और अपने जो लक्ष्य है, अपना जो टारगेट है, ड्रीम है, उसको पूरा भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन करना है। डिटर्मिनेशन कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये सोचना है, क्योंकि आप जब भी आप तैयारी के लिए सोचोगे तो घर के काम के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम आपको क्या एक दृढ़ निश्चय लेना है कि नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब पानी ही है। मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ भी करना पड़े, कैसे भी टाइम निकालना पड़े, लेकिन मैं इसके लिए टाइम निकाल लूँगी। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे स्टडी करनी है या मुझे पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, जब आप दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन कर लेंगे तो आप उस पर डटे रहिए। उसके बाद अपना टारगेट या लक्ष्य तैयार कर लीजिए कि यार मुझे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है, मुझे टीचर की करनी है, आरएएस की करनी है या कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। पर मुझे कैसे भी करके एक सीट अपनी पक्की करनी है, सरकारी नौकरी लेनी है। तीसरा आपको है, फिर उसके बाद आपको करना है अपना टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। आप पूरे दिन का आप जो 24 घंटे जो वर्क करती हैं, जिसमें आपका खाना पीना सोना हाउस वर्क है, घर का काम है, वो सब है, उसमें से आप देखो सबसे पहले कि आप कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि आप कौन सा कितना टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक दिन लेके बैठिए और सोचिए कि मैं इसमें से इतना टाइम निकाल सकती हूँ, जिसमें से क्या आपको सिर्फ अपने जो ज़रूरी काम है ना, केवल वो ही काम करने हैं। इसके अलावा और काम को जब तक कि आपकी एग्ज़ाम का आप टारगेट है या फिर जब अब तक आपकी एग्ज़ाम पूरी नहीं हो सकती, जब तक आपको और सारी वर्क हैं वो छोड़ने ही पड़ेंगे। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट करिए कि आप 6 या 8 घंटे का टाइम कैसे भी निकाल सकें। ज़्यादा भी नहीं तो 6 घंटे का टाइम तो आप डेली निकाल ही सकें। चाहे आपके बच्चे छोटे हों, चाहे आपके बच्चे स्कूल जाते हों, आप उसी हिसाब से अपने आप को सेट करिए। टाइम मैनेजमेंट करने के आके आप 6 या 8 घंटे ऐसे चुरा सकते हैं अपने घर के काम में से। उसके बाद आप बनाइए अपना एक टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल में आपको ऐसे सेट करना है कि जिस तरह से आपके 6 घंटे निकल सकें। अगर किसी का बच्चा छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर घर की परिस्थिति अलग होती है, तो हर जो लेडीज़ होता है उसका टाइम टेबल भी अलग होता है। तो हर किसी लेडीज़ को अपना टाइम टेबल खुद से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा टाइम टेबल अपना जो मैं फॉलो करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो आप इसको भी फॉलो कर लें। जैसे मैं 4 बजे के लगभग उठ जाओ, उसके बाद 4:30 बजे फ्रेशनअप वगैरह होके 6 बजे तक आप पढ़ लो। 6 बजे के बाद मेरा बच्चा स्कूल जाता है, जिनके बच्चे छोटे हैं वो और आगे 8 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर बच्चा सो रहा है तो फिर उसके बाद 6 बजे से 7:30 बजे तक मुझे स्कूल के लिए उसके लंच तैयार करना है और उसको स्कूल भेजना होता है। उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मेरा 1.5 घंटे यहाँ निकल जाता है, 1.5 घंटे मैं यहाँ निकल जाती हूँ। अगर आप चाहें तो 6 से 11 तक फिर कंटिन्यू हाउस वर्क भी यानी घर का काम भी कर सकते हैं। फिर 11 बजे से लेके 1:30 या 2 बजे तक आप पढ़ने बैठ सकते हैं। उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ 9 से 12:30 बजे तक, मतलब वही 3 साढ़े 3 या 4 घंटे हमको अपने पूरे वर्क को करने में लगते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं, उनका टिफ़िन भी तैयार करना है, घर का पूरा काम भी मुझे करना होता है। उसके बाद 12:30 बजे से 2 बजे तक मैं वापस से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर बैठ जाती हूँ। ठीक है, 2 बजे तक बैठने के बाद 2 बजे मेरा बच्चा जब स्कूल से आता है तो आप उनके साथ थोड़ा सा उसके साथ ही आप अपना लंच लीजिए, उसके साथ थोड़ी देर खेल लीजिए। उसके बाद 1 डेढ़ घंटा उसको देने के बाद फिर 3:30 बजे से आप आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए। फिर 3:30 बजे से 5 बजे तक आप वापस से पढ़ सकते हैं।
इसके बाद आप चाय वगैरह बनाइए, बच्चे को फिर वापस से अगर सो जाता है तो उठा के उसको भी खाना वाना लंच जो भी वो इवनिंग स्नैक जो भी उसको लेना है उसको करा दो। इसके बाद अगर आपको खाने के बाद कोई लास्ट में 1 घंटा और मिल जाता है तो 9 से 10 का 1 घंटा आप निकाल लीजिए, और उसके बाद 10 बजे या 11:30 बजे तक आप सो जाइए। तो 5 से 6 घंटे अगर हम लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं तो हमारे लिए 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है, और एक छोटी नैप हम दिन में आधे घंटे की या 15 मिनट की ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। टाइम टेबल हमेशा लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई दिन ऐसा होता है कि हमें पूरे 6 से ज़्यादा 8 घंटे भी मिल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया, हम बीमार हो गए, तो उस टाइम हम अपना टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करें कि बस हम अपने टाइम को मैनेज करके कैसे भी थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम निकाल लें। अगर नहीं भी निकाल पाए तो कोई बात नहीं, उस दिन हमें टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद आता है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना धैर्य, यानी पैशेंस अपना बनाए रखना होता है। मैंने आपको जैसे बताया, अभी कोई हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया तो उस दिन हमारी पढ़ाई नहीं हुई, किसी फंक्शन में हमको जाना पड़ गया तो हमारी स्टडी नहीं हो पाएगी, है ना। या फिर जैसे अभी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है तो उसकी वजह से मैम नहीं पढ़ पा रही हूँ, है ना। या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आप भी तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी की घर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने आप को टेंशन में नहीं लाएं कि है ना आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कर पाई। आप कोशिश करें दिमाग को शांत रख के उस टाइम उस परिस्थिति को सहन करने की, और कोशिश करें कि अगले टाइम में या फिर 1-2 दिन के बाद जैसे ही मेरा टाइम टेबल वापस से सेट होगा, तब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के अपने कोर्स को कवर कर लूँ। ठीक है? तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अपनी निरंतरता या कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। कैसे कंसिस्टेंसी कि आप कोशिश करें कि जैसे ज़्यादा भी नहीं तो 1 घंटे का टाइम तो आप दिन में निकाल ही लें। जैसे बच्चा भी है, अगर उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसको फ़ीवर है, कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ, तो भी आप अगर जैसे बच्चा थोड़ी देर सोता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन घंटे भर का ही टाइम निकालें। इससे क्या होता है कि जब आपकी कंटिन्यूटी टूटती नहीं है ना, तो आपकी स्टडी में मन लगा रहता है और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है। लेकिन जैसे ही अगर आपकी स्टडी एक बार टूट गई, आपका पढ़ने का जो रूटीन ख़त्म हो गया, तो उसको वापस से सेट करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे आप किताबें उठा के या बुक्स वगैरह उठा के नहीं देख पा रहे हैं, अपने नोट्स नहीं देख पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर ही अगर कोई वीडियो जो आपकी पढ़ाई की वीडियो है उसे कान में लगा के सुन लें, तो आपके के दिमाग में सिर्फ पढ़ाई की ही बातें उस टाइम चलती रहेंगी। तो इस तरह अपनी पढ़ाई में निरंतरता बना के रखनी है, ज़रूरी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक अगला पॉइंट है इसमें, सिलेबस कंप्लीट, या आप पूरी रणनीति इस तरह से बनाएं कि मुझे कितने टाइम में, जैसे अगर आपको 8 महीने का टाइम मिल रहा है तो आपको ये कोशिश करनी है कि मुझे 4 महीने में कैसे भी करके मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। वो कहते हैं ना कि जैसे हमारी अगर नींद पूरी हो या नहीं, हमारे सपने पूरे होने चाहिए। अगर हमने सोच लिया है, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, लेकिन हमने अगर सोच लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके पीछे पड़ जाओ। तो इसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट है, इसके लिए भी एक आपको पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी कि मुझे किस टाइम में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद अगले सिलेबस को आप पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद सिलेबस देखने के बाद उसको कंप्लीट करने की रणनीति बना लीजिए। उसके बाद देखिए अपने नोट्स बनाइए या पुस्तक सामग्री का चयन कीजिए। कुछ भी जैसे भी अगर कोशिश करिए कि आप कम से कम पुस्तक सामग्री रखें और अधिक से अधिक बार उसको रिवाइज कर पाएँ। इस तरह से मैटर हमें तैयार करना है, इस तरह से मैटर हमको इकट्ठा करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारी पुस्तकें बुक्स इकट्ठे करके पढ़ लें, फिर उनके नोट्स भी बना लें। तो आप कोशिश करिए कम से कम अपनी पुस्तक सामग्री रखिए। अगर बुक्स में से ही आप पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अगर और हो सके तो अपने हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से लास्ट टाइम में पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। जैसे ही आपको टाइम मिलता है, कुछ टाइम में जैसे आप काम कर रहे हो उस टाइम अपने जो भी नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं उसके यूट्यूब से वीडियो सुन लो, या फिर आपने कोर्स ले रखा है तो उसकी वीडियो सुन लो। फिर उसके बाद जैसे आपको टाइम मिलता है आप उसके नोट्स बना लो, तो आपको 2 बार रिपीट हो जाएगा और आपके अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ताकि आप अब आगे कभी भी उसको रिवाइज कर सको। फिर उसके बाद रिवीजन, ये हमारे लिए मस्ट होना चाहिए। रिवीजन आप कम से कम 4 या 5 बार हमें रिवीजन करना है, क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी की
ऑफ सक्सेस इसको ही बोला जाता है, यानी सफलता की जो कुंजी है, चाबी है ना, वो यही है। अगर हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ही बार हमारे जो माइंड में है वो हमारा सिलेबस है वो सेट होता चले जाएगा। हमें 4 से 5 बार तक लगभग रिवीजन करना है, जिसमें आप 1-2 बार रिवीजन आप मैं कह रही हूँ ना, आप जो पढ़ रहे हो उसको आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसी टॉपिक को वापस से यूट्यूब ईयरफोन लगा के आप सुनिए। तो आप वापस से सुनेंगे उसके जो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सुनिए, तो आपको बार बार आपके दिमाग में वो टॉपिक रहेगा और इस तरह से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और आपको अच्छे से वो कोई भी टॉपिक है वो सेट हो जाएगा। इसके बाद अगले करना है हमें MCQ PYQ प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मति होश सुजान। तो अभ्यास आप अगर निरंतर अभ्यास करते रहोगे ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो MCQ और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है। आप ऐसा नहीं है सिलेबस पढ़ते गए, आगे चलते गए, पीछे भूलते गए। MCQ करेंगे, PYQ करेंगे तो हमारे माइंड में वो जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो क्लिक होता है। तो इसके लिए आपको MCQ या PYQ की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी तैयारी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जिसको बोल सकते हैं कि लोगों की बातों से दूरी बनाएं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जो इन लॉज हैं, हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कोई भी हमारे नेबर वगैरह है, कोई रिलेटिव है, उन्होंने हमसे कुछ कह दिया कि ये पढ़ेगी या फिर बच्चों के संभालो या फिर कुछ भी कह दिया, तो वो हमारे दिमाग में बात क्लिक कर जाती है और उसी बात को लेकर हमारे दिमाग में घूमता रहता है और इस तरह से हमारी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर कोई, सबसे पहले तो यही बात बना लो कि कोई कुछ कह रहा है, कहने दो। सुनने की आदत खत्म ही कर दो कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक शब्द है वो अपना लो, इग्नोर आए नमे, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब है कि उसकी एक सीट पानी है तो पानी है। तो इसके लिए लोगों की बातों पे और लोगों से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे लोगों के बीच में बैठना, उनसे बातें करना अगर हम कम कर देंगे तो उनकी बातों, जो गलत बातें हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी और हम अपनी पढ़ाई को अधिक से अधिक अंजाम दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट रखें। हम अगर जितना अपने आप को मोटिवेट रखेंगे ना, मोटिवेशन जितना होगा हमारे अंदर, और बाहरी मोटिवेशन नहीं कि आपने किसी ने बताया वो सुन लिया, ठीक है। कई बार हम ज़्यादा निराश हो जाते हैं, किसी की मोटिवेटेड वीडियो देख लीजिए, किसी का तरीका देख लीजिए, तो आपको थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा अपने अंदर से मोटिवेट रखिए कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना है, मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है। और तो अगर हम इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे और इन बिंदुओं को ध्यान पे रख के अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कहते हैं ना, गणपति सर एक है राजपुरोहित जी, वो कहते हैं कि सरस्वती माँ किसी का ऋण नहीं रखती है, जिस तरह की तैयारी हम करेंगे हमें उतना फल अब ज़रूर मिलेगा। तो अपनी हिम्मत बनाए रखें और अगर हमें आगे बढ़ना है तो बस कोशिश अपनी जारी रखिए। सपने हैं वो हमें पूरे करने ही हैं, हमारे सपने पूरे होके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और अधिक मोटिवेटेड और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक्स।